अपराध और दंड, अध्याय 6 भाग 4। शायद तुम्हें पता हो, मैंने तो तुम्हें खुद ही बताया था। स्विद्रिगाइलोव ने कहना शुरू किया कि मुझे यहाँ कर्ज न चुकाने पर जेल भेज दिया गया था। मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था, पर उसे चुकाने के न तो साधन थे न इसकी कोई उम्मीद थी। शायद विस्तार से यह बताना मेरे लिए जरूरी नहीं कि मेरी बीवी ने किस तरह मेरा कर्ज चुकाकर मुझे छुटकारा दिलाया था। तुम्हें मालूम है क्या कि औरत कभी कभी मोहब्बत में कितनी पागल हो जाती है। वो बहुत ईमानदार औरत थी और कुछ खास नासमझ भी नहीं थी, हालांकि वह पढ़ी लिखी हरगिज नहीं थी। अब जरा सोचो, इस ईमानदार और ईर्ष्यालु औरत ने रोने धोने और कहा सुनी की कई भयानक वारदातों के बाद मुझ पर एक बड़ा एहसान करके मेरे साथ एक तरह का करार कर लिया, जिसे उसने हमारे विवाहित जीवन में हमेशा निभाया। मुसीबत ये थी कि वह उम्र में मुझसे बहुत बड़ी थी। अलावा इसके हर वक्त वह लौंग चबाती रहती थी। पर मैं भी कुछ हद तक पाजी था और मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि मैं उसके साथ पूरी वफादारी नहीं बरत सकता। इस बात को मेरे मान लेने पर वह आग बबूला हो उठी। लेकिन लगता है मेरा दो टूक बात कह देना उसे एक तरह से अच्छा ही लगा, क्योंकि उसने सोचा कि मैंने उसे पहले से ही आगाह कर दिया था और इसका मतलब ये था कि मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता था। ईर्ष्यालु औरत के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है। आंसुओं की नदियां बहाने के बाद हमने आपस में एक अनकहा समझौता कर लिया। पहली बात ये कि मैं कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा और हमेशा उसका शौहर रहूंगा। दूसरे, मैं उसकी इजाजत के बिना कभी कहीं नहीं जाऊंगा। तीसरे, मैं हमेशा के लिए कभी कोई रखेल नहीं रखूंगा। चौथे, इसके बदले में मेरी बीवी कभी इस बात पर इतराज नहीं करेगी कि मैं कभी कभार अपनी किसी नौकरानी के साथ कोई चक्कर पाल लूं, लेकिन इस तरह कभी नहीं कि मेरी बीवी को अंदर ही अंदर उसका पता न हो। पांचवें, किसी भी हालत में मैं अपने वर्ग की किसी औरत के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। छठे, भगवान न करे अगर कभी मुझे किसी से बहुत गहरा प्यार हो जाए तो मुझे अपनी बीवी को बताना होगा, लेकिन इस आखिरी शर्त के बारे में मेरी बीवी को कभी कोई खास चिंता नहीं हुई। वो समझदार औरत थी और इसलिए मुझे ऐसे ऐयाश और बदल चलन के अलावा कुछ और समझ ही नहीं सकती थी, जो किसी से संजीदगी से प्यार नहीं कर सकता था। लेकिन समझदार औरत और ईर्ष्यालु औरत दो अलग अलग चीजें होती हैं, और सारी मुसीबत यही थी। मगर कुछ लोगों के बारे में एक निष्पक्ष राय कायम करने के लिए सबसे जरूरी यह होता है कि हम अपने चारों ओर की परिस्थितियों और अपने चारों ओर के लोगों के बारे में अपने पहले से कायम किए गए विचारों को और उनकी तरफ अपने आम रवैये को छोड़ें। मैं समझता हूँ मैं दूसरे किसी भी आदमी के मुकाबले तुम्हारे फैसले पर कहीं ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ। तुमने मेरी बीवी के बारे में बहुत से दिलचस्प और बेतुके किस्से सुने होंगे। ये सच है कि उसकी कुछ आदतें बेतुकी थीं, लेकिन मैं तुमसे साफ साफ कहता हूँ कि मेरी वजह से उसे कई बार जो बहुत गहरी निराशा हुई, उसका मुझे बहुत ही अफसोस है। खैर, मैं समझता हूँ कि एक बेहद प्यार करने वाली वफादार बीवी के मरने पर एक बेहद प्यार करने वाले वफादार शौहर की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि के रूप में इतना कहा जाना काफ़ी है। झगड़ों के दौरान मैं ज्यादातर चुप रहता था और पूरी कोशिश करता था कि किसी तरह की चिड़चिड़ाहट न दिखाऊं। अपने शराफत के रवैये की वजह से इसमें मुझे लगभग हमेशा ही कामयाबी भी मिली। उस पर इसका न सिर्फ असर होता था बल्कि वह इसे यकीनन पसंद करती थी। सच बात तो यह है कि ऐसे भी मौके आए जब वह मुझ पर गर्व तक करती थी, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी बहन की तरफ मेरे झुकाव की बात वह बर्दाश्त न कर सकी। ये बात तो मैं कभी समझ ही नहीं सका कि उसने उस बेपनाह खूबसूरत लड़की को बच्चों की देखभाल के लिए गवर्नेंस रखने का जोखिम कैसे मोल लिया। मेरी समझ में इसकी एक ही वजह आती है कि मेरी बीवी एक भावुक और जोशीली औरत थी और उसे खुद तुम्हारी बहन से लगाव हो गया था, सचमुच उससे लगाव हो गया था। अवदोत्या रोमानोवना भी कमाल की लड़की थी। जवाब नहीं था उनका। उन्हें देखते ही मैं अच्छी तरह समझ गया कि इस बार मेरी खैर नहीं है, और जानते हो, मैंने जी में ठान लिया था कि उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। लेकिन मानो या न मानो, अवदोत्या रोमानोवना ने खुद पहल की। और क्या तुम इस पर यकीन करोगे कि शुरू में मेरी बीवी खुद ही मुझसे नाराज होती थी कि मैं तुम्हारी बहन के सामने कभी जबान तक नहीं खोलता था और वह अवदोत्या रोमानोवना की शान में जो कसीदे लगातार पढ़ती रहती थी, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था।
मुझे नहीं मालूम कि वह क्या चाहती थी। जाहिर है मेरी बीवी ने अवदोत्या रोमानोवना को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। उसकी यह बहुत बुरी आदत थी कि वह सभी को हमारे परिवार की तमाम गुप्त बातें बता देती थी और हर आदमी से मेरी शिकायत करती थी। सो भला वह इस सिलसिले में अपनी इस नई और खूबसूरत दोस्त को कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वे दोनों मेरे अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात ही नहीं करती थीं, और मुझे इसमें भी शक नहीं है कि अवदोत्या रोमानोवना को जल्द ही उन शर्मनाक और रहस्यमय भयानक किस्सों का पता चल गया होगा जिन्हें लोग मेरे नाम के साथ जोड़ते हैं। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि तुमने खुद भी इस तरह की कुछ बातें सुनी होंगी। सुनी हैं। लूजिन ने आप पर इल्जाम लगाया था कि आपकी वजह से एक बच्ची की मौत हुई। ये सच है क्या? मुझ पर इतना एहसान करो कि इन बेहुदा किस्सों की चर्चा न करो, स्विद्रिगाइलोव ने नफरत से इस विषय को पक्के तौर पर टालते हुए कहा। अगर तुम खास तौर पर इस बेतुके किस्से के बारे में जानना ही चाहते हो, तो मैं तुम्हें किसी और वक्त बता दूंगा, लेकिन अभी मैंने लोगों को गांव में आपके एक नौकर की चर्चा करते भी सुना है और यह कि आपकी ही वजह से उसके ऊपर भी कोई मुसीबत आई थी। छोड़ो इस बात को, तुम एक भले आदमी हो। स्विद्रिगाइलोव ने एक बार फिर साफ साफ बेजार होकर उसे टोका। ये वही नौकर था क्या जो मरने के बाद आपके पास आपका पाइप भरने आया था? मुझे इस बारे में खुद आपने बताया था। रस्कोल्निकोव की चिड़चिड़ाहट बढ़ रही थी। स्विद्रिगाइलोव ने रस्कोल्निकोव को गौर से देखा। रस्कोल्निकोव को लगा कि एक पल के लिए बिजली की लपलपाहट की तरह स्विद्रिगाइलोव की आंखों में एक दुश्मनी की चमक पैदा हुई थी। वही था, स्विद्रिगाइलोव ने अपने आप को संभालकर शिष्टता से जवाब दिया। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें भी इन सब बातों में काफ़ी दिलचस्पी है, और इसलिए मैं यह अपना फ़र्ज समझता हूँ कि पहला मुनासिब मौका मिलने पर इन सब बातों के बारे में तुम्हें वह सब कुछ बता दूँ जो तुम जानना चाहते हो। लानत है, अब मेरी समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों को मैं सचमुच रोमांटिक लगता रहा हूँगा। तुम खुद समझ सकते हो कि इसके बाद मैंने अपनी बीवी का, जो अब मर चुकी है, कितना एहसान माना होगा कि उसने तुम्हारी बहन को मेरे बारे में बहुत सी रहस्य भरी और दिलचस्प बातें बता दी थीं। ये तो मैं नहीं कह सकता कि तुम्हारी बहन पर उसका क्या असर हुआ, लेकिन इससे मुझे बहरहाल फ़ायदा ही हुआ। अवोत्या रोमानोवना को मुझसे जो कुदरती दुराव था उसके बावजूद, और मैं हमेशा जो गुस्से और चिड़वाली मुद्रा बनाए रहता था उसके बावजूद, आखिरकार उनके दिल में मेरे लिए तरस पैदा हुआ, एक पूरी तरह गए गुजरे आदमी के लिए तरस पैदा हुआ। पर जब किसी नौजवान लड़की के दिल में किसी के लिए तरस पैदा होता है तो ये बात उस लड़की के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है, क्योंकि ऐसी हालत में वह लाजिमी तौर पर उसे बचाने की कोशिश करती है, इसकी कोशिश करती है कि वह आदमी अपनी गलतियों को समझे। वह उसे एक नया इंसान बनाना चाहती है, उसके दिल में ज़्यादा ऊंची चीज़ों के लिए दिलचस्पी पैदा करना चाहती है, और उसे एक नई जिंदगी के लिए नए कामों के लिए उभारना चाहती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक नौजवान लड़की के मन में किस तरह के सपने होते हैं। फौरन ताड़ गया मैं कि यह प्यारी खूबसूरत चिड़िया उड़कर सीधे मेरे जाल में आ रही है, और मैं भी इसके लिए तैयार हो गया। लगता है दोस्त, तुम्हारी त्योरियों पर बल आ रहे हैं। परेशान न हो, जैसा कि तुम जानते ही हो, इन बातों का कोई नतीजा नहीं निकला। लानत है मुझ पर, लगता है बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा हूँ। बात यह है कि मैं शुरू से ही हमेशा यही सोचा करता था कि अफसोस तुम्हारी बहन दूसरी या तीसरी सदी ईस्वी के किसी राजे रजवाड़े, किसी सूबे के गवर्नर या एशिया ए कोचक के राजदूत के घर में क्यों नहीं पैदा हुई। तब वे यकीनन उन लोगों में से होती जिन्हें शहीद कर दिया गया, और जब उनके स्तनों को दहकते चिमटों से दागा जाता तब भी वे यकीनन मुस्कुरातीं। वे हंसी खुशी शहीद होने को तैयार हो जातीं। और अगर वे चौथी या पांचवीं सदी में होती तो संन्यास लेकर मिस्र के निर्जन रेगिस्तान में चली गई होती और वहां 30 साल तक कंदमूल खाकर ध्यान तपस्या में अपने दिन काट दिए होते। वे इस चीज़ के लिए तड़प रही हैं, किसी की खातिर भी शहीद होने को तुली बैठी हैं, और अगर उन्हें शहीद होने का मौका न मिला तो बहुत मुमकिन है कि वे खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान दे दें। मैंने रजुमिखिन नाम के किसी आदमी के बारे में सुना है कि वह समझदार आदमी है। इसका अंदाजा आप उसके परिवार नाम से ही लगा सकते हैं।
क्योंकि वह जिस शब्द से बना है उसका अर्थ विवेक होता है। मैं समझता हूँ वह धर्मशास्त्र का विद्यार्थी होगा। खैर, वो अगर तुम्हारी बहन को खुश रख सके तो काफी अच्छी बात है। मतलब यह मेरा ख्याल है, मैं तुम्हारी बहन को अच्छी तरह समझता था और यह मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है। लेकिन इसके साथ ही, जैसा कि तुम जानते हो, किसी से भी जान पहचान की शुरुआत में हर आदमी कुछ ज्यादा ही नादान और नासमझ होता है। हमेशा गलत सिरा पकड़ लेता है। उसे सामने की चीज नहीं दिखाई देती। आखिर वे इतनी खूबसूरत क्यों है, यह मेरा कसूर तो नहीं है। तो बात यह है कि जहाँ तक मेरा सवाल है, ये सारा सिलसिला मेरे दिल में वासना की एक ऐसी लहर से शुरू हुआ जिसे दबा सकना मेरे लिए नामुमकिन था। अवदोत्या रोमानोवना बेहद पवित्र और सच्चरित्र हैं, इतनी की समझना और यकीन करना मुश्किल है। याद रहे, मैं तुम्हारी बहन के बारे में ये सब कुछ एकदम सच सच बता रहा हूँ। उनकी पवित्रता और सच्चरित्रता बीमारी की हद तक पहुँच चुकी है, बावजूद इसके कि वे बहुत समझदार हैं और इसकी वजह से उन्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो हुआ ये कि उन्हीं दिनों हमारे यहाँ एक नई नौकरानी आई, पराशा। काली आंखों वाली पराशा। वो ऊपर के कामों के लिए रखी गई थी। नई नई किसी दूसरे गांव से आई थी और मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। भला की खूबसूरत थी, लेकिन हद दर्जे की बेवकूफ। एक हंगामा ही खड़ा कर दिया उसने, चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। और छीछालेदार कितनी हुई। अफसोस की बात कि आखिर एक दिन दोपहर के भोजन के बाद अवदोत्या रोमानोवना ने कोशिश करके मुझे बाग के छायादार पेड़ों वाले एक रास्ते पर खोज निकाला और गुस्से से चमकती हुई आंखों से मुझसे मांग की कि मैं बेचारी पराशा का पीछा छोड़ दूं। यह शायद पहला मौका था जब हम दोनों ने बिल्कुल अकेले आपस में बातचीत की थी। जाहिर है, मुझे उनकी इस प्रार्थना को पूरा करके बेहद खुशी हुई। मैंने अपनी तरफ से यह जताने की पूरी कोशिश की कि मुझे उनकी बात से ताज्जुब हुआ था और मैं काफ़ी अटपटा महसूस कर रहा था, और सच तो यह है कि मैंने ये नाटक काफ़ी अच्छी तरह खेला। इसके बाद हम दोनों छिप छिप कर मिलने लगे, गुपचुप बातें होती, उपदेश दिए जाते, नसीहतें की जाती, शिकवे शिकायतें होती और कभी कभी आंसुओं तक की नौबत आ जाती। क्या तुम यकीन करोगे, आंसुओं की दूसरों को सुधारने की धुन कुछ लड़कियों को कहाँ तक पहुँचा देती है। जाहिर है, मैंने हर बात के लिए अपने अभागे सितारों को दोषी ठहराया, यह जताया कि मैं इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए रोशनी की तलाश में तड़प रहा हूँ, और आखिर में औरत का दिल जीतने के सबसे अच्छे और अचूक तरीके का सहारा लिया, उस तरीके का जिसने अभी तक किसी को कभी निराश नहीं किया और जो हर औरत के सिलसिले के एक कारगर साबित होता है। वह जाना पहचाना तरीका खुशामद का था। दुनिया में साफ बात कहने से ज्यादा मुश्किल कोई काम नहीं और कोई काम चापलूसी से ज्यादा आसान नहीं। अगर आपकी दो टूक बातों में 100वां हिस्सा भी झूठ का हो तो फौरन कोई मनमुटाव पैदा हो जाएगा और उसके तुरंत बाद झगड़ा शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ, अगर खुशामद में शुरू से आखिर तक झूठ हो, तब भी वह काफी सुखद होता है और संतोष के साथ सुना जाता है। बहुत भोंडे किस्म का संतोष होता है, लेकिन होता तो है। और खुशामद कितना ही भोंडा क्यों ना हो, कम से कम उसका आधा हिस्सा तो हमेशा ही सच मालूम होता है। ये बात हर तरह के और हर वर्ग के लोगों के बारे में सच है। चरित्रवान से चरित्रवान कन्याकुमारी को भी खुशामद के जरिए शीशे में उतारा जा सकता है। जहाँ तक मामूली इंसानों का सवाल है, वे इसके आगे एकदम बेबस हो जाते हैं। मुझे तो हंसी आती है जब मैं याद करता हूँ कि मैंने एक बार किस तरह समाज में ऊंची हैसियत वाली एक ऐसी महिला को फंसा लिया था जिसे अपने पति, अपने बच्चों और अपनी सच्चरित्रता से बड़ा लगाव था। कितना मजा आया था और कैसी आसानी से सब कुछ हो गया था। वो महिला भी सचमुच और सही माने में सच्चरित्र थी, कम से कम अपने ढंग से तो थी ही। मैंने तो सिर्फ ये दांव खेला कि यह जताया कि मैं उनकी सच्चरित्रता से पूरी तरह प्रभावित हूँ। मैं बड़ी बेशर्मी से उनकी खुशामद करता था, और ज्यों ही उनसे कुछ पाने में सफल हो गया, यानी कभी मैंने उसका जरा सा हाथ दबा दिया या कभी उसने मेरी ओर कनखियों से देख लिया, तो मैं फौरन अपने आप को धिक्कारने लगता था कि मैंने जो कुछ पाया था वह जबरदस्ती पाया था।
मैं हमेशा उसे यह बताता रहता था कि वह तो लगातार डटकर मेरा विरोध करती रही थी, इतना डटकर कि अगर मैं बदचलन न होता तो मुझे कुछ भी मिल नहीं पाता। अपने भोलेपन में वह मेरी मक्कारी को पहले से समझ नहीं पाए और इस बात को समझे बिना या किसी तरह का शक किए बिना अनजाने ही मेरे हथकंडों का शिकार हो गई थी, वगैरह वगैरह। जो कुछ मैं चाहता था आखिर मुझे मिल गया, और उन देवी जी को आखिर तक यही पक्का विश्वास रहा कि वह निर्दोष और सच्चरित्र थी, कि उसने अपने किसी कर्तव्य और दायित्व का हनन नहीं किया, और यह भी कि उसका पथभ्रष्ट हो जाना बस संयोग की बात थी। तुम तो सोच भी नहीं सकते कि तब वो कितना नाराज हुई जब मैंने उसे यह बताया कि पूरी ईमानदारी के साथ मैं तो यही समझता था कि आनंद लूटने के लिए वह भी उतनी ही बेचैन थी जितना मैं था। मेरी बीवी बेचारी भी बड़ी आसानी से खुशामद की शिकार हो जाती थी, और अगर मैं चाहता तो उसकी जिंदगी में ही उसकी सारी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा सकता था। मुझे डर है कि मैं अब बेहद पीने लगा हूँ और जरूरत से ज्यादा बातें करने लगा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं तुम्हें अब ये बता दूं कि यही बात अवदोत्या रोमानोवना के साथ भी होने लगी थी तो तुम नाराज नहीं होगे। लेकिन मैंने ही अपनी नासमझी और बेसब्री की वजह से सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। हमारी दोस्ती की शुरुआत में ही तुम्हारी बहन ने कई बार, एक बार तो खास तौर पर, उनमें एक ऐसी रोशनी रहती थी जिसकी चमक लगातार ज्यादा तेज और ज्यादा बेझिझक होती जाती थी, यहाँ तक कि उन्हें उस चमक से डर लगने लगा और आखिर वे उससे नफरत करने लगी। मैं तफसील की बातों में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम दोनों की अनबन हो गई, और इस मंजिल पर पहुंचकर मैंने फिर बेवकूफ़ी की। मैं उनकी आदेश देने की और मुझे सुधारने की कोशिशों का बेहद बदतमीजी से खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाने लगा। पराशा एक बार फिर मेरी जिंदगी में आ गई, और अकेली वही नहीं, और भी कई आईं। मतलब ये कि एक काफ़ी बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। मेरे दोस्त, काश तुम अपनी जिंदगी में एक बार भी देख पाते कि तुम्हारी बहन की आंखें कभी कभी किस तरह चमक सकती हैं। इस बात की कोई परवाह मत करो कि मैं इस वक्त नशे में हूँ, या मैं शराब का एक पूरा गिलास चढ़ा चुका हूँ। मैं तुमसे सच बात कह रहा हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी बहन की नज़र मेरे सपनों में मुझे सताने लगी। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब उनकी पोशाक की सरसराहट भी मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर हो गई। मैं सचमुच सोचने लगा कि मुझे मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ पर ऐसा जुनून सवार होगा। मेरे लिए तुम्हारी बहन के साथ सुलह समझौता बहुत जरूरी हो गया था, लेकिन अब यह मुमकिन भी नहीं रह गया था। तो फिर तुम्हारी समझ में मैंने क्या किया होगा? गुस्सा आदमी को कितना निकम्मा बना देता है। जब तुम्हें बेहद गुस्सा आ रहा हो तब कोई काम मत करना मेरे दोस्त। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अवदोत्या रोमानोवना हर एतबार से कंगाल थीं। माफ़ करना, मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। दरअसल इस बात को देखते हुए कि उन्हें अपनी रोजी कमाने के लिए काम करना पड़ता था और अपनी माँ के लिए और तुम्हारे लिए भी बंदोबस्त करना पड़ता था, तुम्हारी त्योरियों पर फिर बल पड़ गए। मैंने अपना सारा पैसा उन्हें इस शर्त पर दे देने का फैसला किया। उस वक्त भी मैं 30,000 रूबल जुटा सकता था कि वे मेरे साथ भाग चलें, अगर उनका जी चाहे तो पीटर्सबर्ग ही सही। इस सिलसिले में ये बताने की तो जरूरत नहीं कि उन्हें मैं उम्र भर प्यार करने का वचन देता, उन्हें यकीन दिलाता कि उन्हें सुखी रखूंगा, वगैरह वगैरह। ये जानो कि उस वक्त मैं उनके प्यार में इतना पागल हो गया था कि अगर वे मुझसे कहती कि मैं अपनी बीवी की गर्दन काट दूं या उसे जहर दे दूं और उनसे शादी कर लूं तो मैं फौरन यही सब कर बैठता। लेकिन जैसा कि तुम्हें मालूम ही है, सारा किस्सा जिस तरह खत्म हुआ वो बहुत ही बदनसीबी की बात थी। तुम सोच सकते हो कि तब मुझे कितना ताव आया होगा जब मैंने ये सुना कि मेरी बीवी ने उस लुच्चे वकील लूजिन को पकड़कर उसके साथ तुम्हारी बहन की शादी कराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। सच पूछो तो यह वैसी ही बात होती जैसी कि मैंने उनके सामने सुझाव के तौर पर रखी थी। है न यही बात? है कि नहीं? मैं देख रहा हूँ मेरे दिलचस्प नौजवान दोस्त कि तुम मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनने लगे हो। स्विद्रिगाइलोव ने बेचैन होकर मेज पर जोर से मुक्का मारा। उसका चेहरा तमतमा उठा। रस्कोल्निकोव समझ गया कि अनजाने ही चुस्कियां ले लेकर और घूंट घूंट करके वह जो 1.5 गिलास शैंपेन पी गया था, उसका उस पर बुरी तरह असर हुआ था,
और उसने इस मौके का भरपूर फायदा उठाने का फैसला किया। वह स्विद्रिगाइलोव को बहुत शक की नज़र से देखता था। खैर, इसके बाद मुझे तो और भी पक्का यकीन हो गया है कि आप यहाँ मेरी बहन की वजह से ही आए हैं। उसने स्विद्रिगाइलोव से कुछ भी छिपाए बिना खुल्लम खुल्ला कहा ताकि वह और भी चिढ़ जाए। नहीं, भगवान की कसम, ऐसी बात नहीं। यूं लगा कि स्विद्रिगाइलोव ने अपने आप को संभाल लिया है। मैं तो तुम्हें बता ही चुका हूँ। इसके अलावा तुम्हारी बहन मेरी सूरत तक देखने को तैयार नहीं है। मुझे यकीन है कि ऐसी ही बात होगी, लेकिन अब सवाल इसका भी नहीं रहा। अच्छा, तो तुम्हें यकीन है कि वे कभी ऐसा करने को तैयार नहीं हो सकती, क्यों? स्विद्रिगाइलोव आंखें तरेर कर उसका मजाक उड़ाने के अंदाज से मुस्कुराया। तुम एकदम ठीक कहते हो। वे मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन भरोसे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता कि शौहर और बीवी के बीच या किसी आशिक और माशूक के बीच कब क्या हो जाए। एक कोना हमेशा ऐसा होता है जो दुनिया की नज़रों से छिपा रहता है और उसका पता बस उन्हीं दोनों को होता है। क्या तुम्हें यकीन है कि अवदोत्या रोमानोवना को मुझसे सख्त नफरत है? आपकी कुछ बातों और कुछ शब्दों में मुझे लगता है कि दुनिया के सिलसिले में अभी तक आपके कुछ इरादे हैं। जाहिर है, वे शर्मनाक ही हैं और आप उन्हें पूरा करने पर तुले हुए हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या मैंने ऐसी कोई भी बात कही है या ऐसा कोई भी शब्द इस्तेमाल किया है? स्विद्रिगाइलोव ने निष्कपट विस्मय से और उसके इरादों के बारे में जो विशेषण इस्तेमाल किया गया था, उसकी ओर ध्यान दिए बिना चीख कर कहा। आप अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के लिए, आप इतना डरे हुए क्यों हैं? अचानक इतना सहम क्यों गए हैं? मैं और डरा सहमा हुआ। किससे? तुमसे मेरे दोस्त। डरना तो मुझसे तुम्हें चाहिए, लेकिन ये भी क्या सरासर बकवास है। मैं कुछ नशे में हूँ, यह मैं समझ रहा हूँ। एक बार फिर एक ऐसी बात मेरे मुंह से निकलते निकलते रह गई, जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। लानत है इस शराब पर। वेटर, पानी लाओ। उसने बोतल उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दी। फिलिप पानी लेकर आया। सब बकवास है, स्विद्रिगाइलोव ने तौलिया भिगोकर सर पर रखते हुए कहा। लेकिन मैं बड़ी आसानी से तुम्हारी सारी उलझन दूर कर सकता हूँ, तुम्हारे सारे शक मिटा सकता हूँ। मिसाल के लिए, क्या तुम्हें मालूम है कि मेरी शादी होने वाली है? आप मुझे बता चुके हैं। बता चुका हूँ, मुझे याद नहीं, लेकिन तब मैंने पक्के तौर पर नहीं बताया होगा क्योंकि मैंने तब तक लड़की को देखा भी नहीं था। मेरा बस एक इरादा था, लेकिन अब बाकायदा मंगनी हो चुकी है, सब कुछ तय हो चुका है, और अगर अभी मुझे एक जरूरी कारोबारी काम से न जाना होता तो मैं तुम्हें फौरन वहां ले जाता क्योंकि मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। लानत है, मेरे पास अब सिर्फ 10 मिनट का वक्त रह गया है। टाइम देख रहे हो? मैं समझता हूँ मैं तुम्हें उसके बारे में बता ही दूँ। मेरा मतलब है अपनी शादी के बारे में, क्योंकि वह अपने ढंग का बहुत ही दिलचस्प सिलसिला है। तुम चले कहाँ जा रहे हो? नहीं, अब नहीं जाऊंगा। तुम्हारा मतलब है कि बिल्कुल नहीं जाओगे? देखा जाएगा। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा और अपनी मंगेतर से मिलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि शायद तुम्हें जल्द ही जाना पड़ेगा। तुम दाहिनी ओर जाना और मैं बाईं ओर जाऊंगा। मादाम रेस्लिक को तो जानते ही होगे, वही औरत जिसके यहाँ मैं रहता हूँ। सुन रहे हो कि नहीं? मेरा मतलब उस औरत से है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो छोटी बच्ची उसी के घर में डूबकर मर गई थी इसी जाड़े में। हाँ, तो तुम सुन रहे हो ना, भले आदमी खूब। तो ये सारा किस्सा मेरे लिए उसी ने तय किया है। उसने मुझसे कहा, तुम उकताए हुए रहते हो, तुम्हारा जी भी थोड़ा बहल जाएगा। और यह बात ठीक ही है। मैं बहुत उदास और नीरस आदमी हूँ। क्यों? तुम ये तो नहीं समझते कि मैं बहुत खुशमिजाज हूँ? अरे नहीं, मैं बहुत ही उदास आदमी हूँ। किसी को मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, बस एक कोने में बैठा रहता हूँ, और कभी कभी तो तुम 3-3 दिन तक मेरे मुंह से एक बात भी नहीं सुनोगे। लेकिन वह औरत, वह मादाम रेस्लिक बड़ी चालाक कुतिया है, इतना मैं बताए देता हूँ। जानते हो, उसके मन में क्या बात है? वो सोचती है कि मैं अपनी बीवी से उकता जाऊंगा और उसे छोड़कर चला जाऊंगा। तब मेरी बीवी उसके कब्जे में आ जाएगी और वो उसे जिस तरह चाहेगी इस्तेमाल करेगी, उसे हमारे वर्ग के लोगों के बीच, या शायद और भी ऊंचे लोगों के बीच, घुमाना शुरू कर देगी।
उसने मुझे बताया कि लड़की का बाप सरकारी नौकर था, अब पेंशन पाता है और अपाहिज है। उसकी टांगों को लकवा मार गया है और पिछले 3 साल उसने अपाहिजों वाली कुर्सी पर ही काटे हैं। उसने मुझे बताया कि लड़की की माँ बहुत समझदार औरत है। उनके एक बेटा भी है जो किसी दूसरी जगह रहता है, किसी सरकारी नौकरी से लगा हुआ है और उनकी कोई मदद नहीं करता। एक बेटी की शादी हो चुकी है लेकिन वो उनके यहाँ नहीं आती। उनके 2 छोटे भतीजे भी साथ ही रहते हैं, जैसे उनके अपने ही बच्चे कम हों। अपनी दूसरी बेटी को उन लोगों ने पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल से निकाल लिया था। 1 महीने बाद वह 16 साल की हो जाएगी और तब कानूनी तौर पर उसकी शादी हो सकती है। यानी कि मेरे साथ। तो हम लोग उनसे जान पहचान पैदा करने गए। खूब चहल पहल रही और हंगामा रहा। मैंने अपना परिचय दिया, मैं जमींदार हूँ, मेरी बीवी मर चुकी है, अच्छे घराने का आदमी हूँ, दूर दूर तक पहुँच है और अपने बल पर अच्छा खाता पहनता हूँ। क्या हुआ कि मैं 50 साल का हूँ और वह अभी 16 साल की भी नहीं है। कौन इसकी परवाह करता है, लेकिन मुंह में पानी तो आ ही जाता है कि नहीं। बहुत मजेदार बात है, हाँ हाँ। तुम मुझे उसके माँ बाप से बातें करते देखते। उस वक्त मुझे देखना पैसा खर्च करके देखने लायक तमाशा था। वो अंदर आए और स्कर्ट के दोनों छोर पकड़कर बड़ी अदा से झुककर सलाम किया। जानते हो, वह अभी तक ऊंचा स्कर्ट पहनती है, बहुत प्यारी सी मुंहबंद कली, डूबते सूरज की लाली की तरह लजाती हुई। जाहिर है, उन लोगों ने उसे बता दिया होगा। मालूम नहीं औरतों के चेहरों के बारे में तुम क्या राय रखते हो, लेकिन मुझे तो 16 साल की लड़की पे छोटी छोटी बचकानी आंखें, वो लजाना और संकोच के आंसू, मुझे तो ये सब कुछ सुंदरता से कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। और वह तो देखने में है भी तस्वीर जैसी। खूबसूरत सुनहरे बाल, छोटे छोटे घूंघर पड़े हुए, भरे भरे कोमल लाल होठ, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे पांव। खैर, हम लोगों का परिचय हुआ। मैंने उन लोगों को बताया कि मुझे बहुत जल्दी है क्योंकि मुझे अपने परिवार के बहुत से मामले निपटाने हैं और अगले ही दिन यानी परसों हमारी बाकायदा मंगनी हो गई। अब मैं जब भी वहां जाता हूँ उसे फौरन अपनी गोद में बिठाता हूँ और वहीं बिठाए रखता हूँ। तो होता यह है कि वह शर्म के मारे डूबते सूरज जैसी लाल हो जाती है और मैं उसे चूमता रहता हूँ। जाहिर है, उसकी माँ उसे बताती है कि मैं उसका होने वाला शौहर हूँ और जो कुछ हो रहा है वह ठीक ही है। मतलब ये कि बड़ा मजा आता है। सच पूछो तो इस वक्त मेरी मंगेतर वाली हैसियत शौहर वाली हैसियत से अच्छी है। इस वक्त तो मेरे पास वह चीज़ है जिसने फ्रांसीसी में ल नेचर एट ल वराइट वन कहते हैं। हाँ हाँ, मैंने उससे बात की है 1 या 2 बार, और वो किसी भी तरह नासमझ लड़की नहीं है। कभी कभी वह नजरें बचा कर मुझे इस तरह देखती है कि एक तीर दिल के पार निकल जाता है। सच कहता हूँ, उसकी सूरत देखकर मुझे रफाइल की मैडोना का चित्र याद आ जाता है। सिस्टीन की मैडोना का चेहरा बिल्कुल अनोखा है, एक उदास धर्म विभोर स्त्री का चेहरा। तुमने तो देखा है न, बहरहाल कुछ उसी किस्म की चीज। मंगनी के अगले दिन मैंने उसे 1500 रूबल के तोहफे खरीद कर दिए। हीरों का एक जड़ाऊ सेट, मोतियों का एक सेट और एक काफी बड़ा चांदी का सिंगारदान जिसमें तरह तरह की चीजें थीं। उन्हें देखकर उसका प्यार सा, भोला सा चेहरा, उस मैडोना का चेहरा खिल उठा। कल मैंने उसे अपनी गोद में बिठाया था, लेकिन मैंने शायद जरूरत से ज्यादा बेतकल्लुफी से काम लिया था। लाज से उसकी कान की लवें तक लाल हो गईं और आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि किसी को इसका पता चले। खुद उसके अंदर एक आग सुलग रही थी। वे सब लोग 1 मिनट के लिए बाहर चले गए और वह अचानक मेरे गले से लिपट गई, खुद अपनी मर्जी से पहली बार, अपनी एक स्वाभाविकता भी और निष्कपटता भी। छोटी छोटी बाहों में मुझे जकड़ लिया और मुझे बार बार चूमने लगी। उसने कस्में खा खा कर मुझसे कहा कि वो हमेशा मेरा कहना मानेगी, मेरी अच्छी और वफादार बीवी बनेगी, मुझे सुखी रखेगी, अपना सारा जीवन, उसका एक एक पल मुझे अर्पित कर देगी, हर चीज त्याग देगी, और इसके बदले में वह सिर्फ इतना चाहती है कि उसे मेरी तरफ से सम्मान मिले। बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई भी उपहार नहीं चाहिए। ये तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि अकेले में 16 साल की ऐसी फरिश्तों जैसी लड़की के मुंह से
जिसके गालों पर क्वारेपन की मासूमियत की लाली हो और जिसकी आंखों में अथाह खुशी के आंसू हों, ऐसी दिल से निकली हुई बात सुनकर जी तो ललचा ही उठता है। क्या ख्याल है तुम्हारा, है न यही बात? इसे कहते हैं कि कोई बात हुई कि नहीं, क्यों? अच्छा सुनो तो, खैर मैं तुम्हें अपनी मंगेतर के पास ले चलूंगा, लेकिन अभी नहीं। मतलब ये कि आप दोनों की उम्रों में और मानसिक विकास में जो भारी अंतर है, उसी की वजह से आपके मन में वासना जागती है। क्या आप सचमुच इस लड़की से शादी करने वाले हैं? क्यों नहीं, मैं यकीनन उससे शादी करूंगा। हर आदमी अपने काम की बात सोचता है, और जो अपने आप को सबसे अच्छी तरह धोखा देना जानता है वही सबसे ज्यादा सुखी भी रहता है। हाँ हाँ, पर तुम अचानक ऐसे सदाचारी क्यों बन गए? मुझे बख्शो दोस्त, मैं एक अभागा पापी हूँ। हाँ हाँ हाँ, लेकिन कतेरीना इवानोवना के बच्चों का सारा बंदोबस्त भी तो आपने किया। पर मैं समझता हूँ कि आपने किसी खास वजह से ऐसा किया होगा। अब सब कुछ मेरी समझ में आ रहा है। मुझे बच्चे आमतौर पर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। स्विद्रिगाइलोव ठहाका मारकर हंसा। इस सिलसिले में मैं एक बहुत ही मजेदार किस्सा सुनाता हूँ जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद पहले ही दिन मैंने कई बदनाम अड्डों का चक्कर लगाया, और मेरा मतलब यह है कि 7 साल बाद मैं एक धारे में बह निकला। तुमने देखा होगा कि मुझे पुराने दोस्तों और मिलने वालों से फिर से नाता जोड़ने की कोई खास जल्दी नहीं है। सच में तो उम्मीद यही करता हूँ कि जितने दिन भी हो सकेगा उनके बिना ही काम चला लूँगा। बात यह है कि मैं जब अपनी प्यारी बीवी के साथ देहात में रहता था, तो मन बहलाने की उन छोटी छोटी रहस्यमय जगहों की याद मुझे सताती रहती थी, जहाँ किसी जानकार आदमी को दिलचस्पी की कितनी ही चीजें मिल सकती हैं। लानत है, आम लोग नशे में धुत हो जाते हैं। पढ़े लिखे नौजवान, जिनके पास कुछ उपयोगी करने को नहीं होता, कभी पूरे न हो सकने वाले ऐसे सपनों और कोरी कल्पनाओं में खोकर घुलते रहते हैं। जरूरत से ज्यादा सिद्धांत बघारने की वजह से उनकी बढ़त भी मारी जाती है। न जाने कहाँ से ये यहूदी भी एक मुसीबत की तरह आ धमके हैं और पैसा बटोर रहे हैं, जबकि बाकी लोग बदकारी और बदचलनी की जिंदगी बिता रहे हैं। तो हुआ ये कि शहर में पहुंचते ही मेरी नाक में जानी पहचानी खुशबुएं समाने लगी। मैं एक जगह गया जिसे नाच क्लब कहा जाता था। बदकारी का भयानक अड्डा था वह भी। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि ये अड्डे गंदे हों। खैर, लोग वहाँ कैन कैन नाच इस तरह से नाच रहे थे जिस तरह वह कहीं और नहीं नाचा जाता। हमारे जमाने में तो यह नाच कहीं देखने को भी नहीं मिलती थी। हाँ साहब, इसी को तरक्की कहा जाता है। अचानक मैंने 13 साल की एक लड़की को देखा। बहुत ही खूबसूरत कपड़ों में एक उस्ताद के साथ नाच रही थी, और एक दूसरा उस्ताद सामने था। लड़की की माँ दीवार के पास एक कुर्सी पर बैठी थी। अब तुम ही सोचो कि वह किस तरह का कैन कैन नाच रहा होगा। लड़की बौखला उठी, शर्म से लाल हो गई, और आखिरकार इतनी बुरी तरह शर्मिंदा हुई, इतनी दुखी हुई कि फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उस्ताद ने उसे कसकर पकड़ा, उसे लेकर तेजी से चक्कर काटने लगा और उसके सामने अपनी कला दिखाने लगा। हर आदमी जोरों से चिल्ला चिल्ला कर हंसने लगा, और इस तरह के मौक़ों पर मुझे कैन कैन नाच देखने वाली अपनी यह जनता भी बहुत अच्छी लगती है। तो सब लोग हंसते रहे और चिल्लाते रहे, इसकी सही सजा है। यहाँ बच्चों को लाना ही नहीं चाहिए। खैर, मुझे उनकी रत्ती भर परवाह नहीं थी। अलावा इसके, मुझे क्या मतलब कि लोग जिस तरह से अपना मन बहला रहे थे वह समझदारी से भरा तरीका था या नहीं। मैंने फौरन उसकी माँ के पास एक खाली कुर्सी देखी और झपट कर उस पर आसन जमा लिया। मैंने बताना शुरू किया कि मैं अभी शहर में नया नया आया था, कि यहाँ के लोग बहुत ही उजड़ हैं जो न सच्चे गुण को पहचानते हैं और न ही उसका उचित सम्मान करना जानते हैं। ये भी जता दिया मैंने कि मेरे पास ढेरों पैसा है और उन्हें अपनी गाड़ी में घर तक पहुँचाने का वादा किया। मैं उन्हें उनके घर ले गया और उनसे जान पहचान पैदा की। वे लोग हाल ही में आए थे और किसी किराएदार से एक छोटा सा कमरा लेकर उसमें रहते थे। मुझे बताया गया कि माँ और बेटी दोनों मुझसे जान पहचान पैदा करना अपने लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात समझ रही थीं। मैंने ये पता लगा लिया कि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी और वे किसी मंत्रालय से कुछ पैसों की मदद लेने लिए शहर आई थीं।
मैंने इस काम के लिए अपनी सेवा और पैसों की मदद देने की पेशकश की। पता चला कि वे उस जगह गलती से ये समझकर चली गई थी कि वहाँ सचमुच नाचना सिखाया जाता है। मैंने फौरन उस लड़की को फ्रांसीसी भाषा और नाच सिखवाने के लिए अपनी सेवा पेश की। उन्होंने फौरन मेरा सुझाव मान लिया, इसे अपने लिए भारी इज्जत की बात समझा, और मैं अब भी उनसे मिलता रहता हूँ। चाहो तो मैं तुम्हें भी वहाँ ले चलूं, लेकिन अभी नहीं। आपकी बेहुदा और शर्मनाक कहानियां मैं काफी सुन चुका। नीच, बदकार, लंपट। शिला को तो देखो जरा, एकदम शिला जैसा। ओ यू वर टीएल लव टू से निचा। एक जानते हो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें ये किस्से सुनाता रहूं ताकि इनके खिलाफ तुम्हारी झल्लाहट भरी बातें मुझे सुनने को मिलती रहें। मजा आता है, क्यों नहीं? क्या मुझे नहीं पता कि इस वक्त मैं कैसा जोकर लग रहा हूँ? रस्कोल्निकोव गुस्से से बुदबुदाया। स्विद्रिगाइलोव की हंसी गूंज उठी। आखिरकार उसने फिलिप को बुलाया, बिल चुकाया और उठने लगा। कमाल है, मैं सचमुच नशे में हूँ, वह बोला। खैर, बातचीत काफी अच्छी रही हमारी, मजा आया। मैं समझता हूँ, आपको मजा आना ही चाहिए था, रस्कोल्निकोव ने भी उठते हुए ऊंची आवाज में कहा। आप जैसे घिसे हुए अयाश को इस तरह के कारनामे बयान करने में मजा तो आएगा ही, जबकि वह वैसी ही परिस्थितियों में और उतने ही बेहुदा किसी और कारनामे की बात सोच रहा हो, तो मुझ जैसे शख्स से बयान करने में मजा क्यों नहीं आएगा? अगर ऐसी बात है, स्विद्रिगाइलोव ने रस्कोल्निकोव को गौर से देखते हुए कुछ आश्चर्य से कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम भी पूरी तरह इंसानों से बेजार हो। कुछ नहीं तो तुम्हारे अंदर ऐसा बनने की संभावनाएं तो जरूर मौजूद हैं। तुम बहुत कुछ समझ सकते हो, बहुत कुछ, और बहुत कुछ कर भी सकते हो। कर सकते हो न, लेकिन बस बहुत हुआ। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा देर बातचीत नहीं कर सका। लेकिन अभी तो तुम हो ही, बस थोड़ा इंतजार करो। स्विद्रिगाइलोव लंबे लंबे कदम रखता हुआ रेस्तरां से बाहर निकल गया। रस्कोल्निकोव भी उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन स्विद्रिगाइलोव ज्यादा नशे में नहीं था। शराब बस थोड़ी देर के लिए उसे चढ़ी थी और उसका असर तेजी से हर मिनट कम हो रहा था। वो किसी बात के बारे में काफी परेशान था, किसी बहुत जरूरी बात के बारे में। उसकी त्योरियों पर अभी तक बल पड़े हुए थे। साफ था कि उसे किसी ऐसी चीज की फिक्र थी जो उसे परेशान कर रही थी। पिछले कुछ मिनटों के दौरान रस्कोल्निकोव के प्रति भी उसका रवैया अचानक बदल चुका था। हर पल उसके साथ और भी ज्यादा रुखाई से पेश आ रहा था और उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ा रहा था। रस्कोल्निकोव का ध्यान इन सब बातों की ओर गया और वह भी कुछ डरा डरा सा हो गया। उसके एक सदाचार कहीं भी डेरा जमा लेता है। फ्रांसीसी दिल में स्विद्रिगाइलोव के बारे में काफी शक पैदा हो रहा था और इसलिए ही उसने उसका पीछा करने का फैसला किया। वे दोनों सड़क की पटरी पर पहुंचे। तुम दाहिनी ओर जाओ और मैं बाईं ओर, या चाहो तो हम आपस में दिशाएं बदल लें, लेकिन इस वक्त तो हमें अलग होना पड़ेगा दोस्त। फिर मिलेंगे। इतना कहकर वह दाहिनी तरफ भूसामंडी की ओर चल दिया।